स्क्रीन पे देख रहे हैं आप एक महिला को। ये महिला जापान की पीएम बनी है और इन्हें कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप का फीमेल वर्जन। अब इनके आने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि भारत को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत एक नया गठबंधन बनाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड को लेकर इस वक्त अनिश्चितता है। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो, वो वाली स्थिति इस वक्त आ गई है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, किस तरफ बैठेंगे, कहना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, ऊंट किस तरफ करवट लेगा, ये अभी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। पुरानी जितनी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं अब छिन्न भिन्न हो रही हैं। चाहे वो नाटो की बात हो, तो नाटो को भी पता नहीं है कि नाटो अगर किसी देश से लड़ने जाएगा तो अमेरिका उसके साथ होगा या नहीं होगा। यूरोप को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दोस्त अब अमेरिका है कि नहीं है। रूस यूक्रेन लड़ाई होगी तो अमेरिका मदद करेगा कि नहीं करेगा। वहीं बात अगर क्वाड की करें तो क्वाड में भी अनिश्चितता है। वैसे तो इनके जो राजदूत हैं गोर, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने इस तरीके के संकेत दिए थे कि क्वाड की मीटिंग हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल के रिश्तों को देखें तो पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब दिया है और आजकल बढ़ चढ़कर जवाब दे रहे हैं ट्वीट का। मतलब भारत भी चाहता है कि यहाँ पर क्वाड आगे बढ़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ये चीज भारत भी जानता है और इस वजह से अब धीरे धीरे भारत ने अपने पैर बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ये एक डिफेंस सहयोग के तहत है। अब ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले नहीं रहे संबंध, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन अब ये संबंध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान के एक एक्सपर्ट हैं और इनका नाम है काजुटो सुजुकी। इन्होंने एक बड़ा ही बढ़िया सुझाव दिया है। टोक्यो में इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस वक्त एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो मिडिल पावर देश है ना, इनको अब एक आ जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अगर छोटे छोटे देश आ जाते हैं एक साथ तो बड़े देशों का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अगर हम देखें कि अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, ये वो देश हैं जो इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं और जियोपॉलिटिक्स को भी प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो अमेरिका की जरूरत किस वजह से है, उसके डॉलर के कारण अमेरिका है और उसके विशाल बाजार के कारण है। चाइना किस चीज का लाभ उठा रहा है? चाइना लाभ उठा रहा है, तकनीकी तौर पर आगे पहुंच चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे बढ़ रहा है, इसी का लाभ उठा रहा है। यूरोपीय यूनियन किसका लाभ उठा रहा है? यूरोपीय यूनियन के पास भी एक बड़ा बाजार है, इसका लाभ उठा रहा है। रूस किसका लाभ उठा रहा है? रूस के पास तेल, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन है, इसका लाभ उठा रहा है। अब ऐसे में अगर ये मिडिल पावर के जो देश हैं, ये एक साथ आ जाएं, आत्मनिर्भर बन जाए, एक ऐसा नेटवर्क स्थापित कर लें कि हाँ भाई, कोई तीसरा अगर नहीं है, चौथा नहीं है, तो हमारा अपना नेटवर्क ही काम करेगा, तो ये अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल संतुलन बनाएगा। इन्होंने कहा कि एक ऐसा गठबंधन बनना चाहिए जो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और टेक्नोलॉजी, इन सब में सहयोग करे और चाइना की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को रोक सके और इसके खिलाफ एक संतुलन बना सके। वैसे आपको बता दूं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों ने मिलकर क्वाड बनाया, लेकिन क्वाड अब एक बार फिर से डूबता हुआ नजर आ रहा है, फिर से आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, क्वाड को हटाकर एक ट्राइड की दिशा में बढ़ती हुई दुनिया जरूर दिख रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जापान एक देश होगा जो भारत के साथ आएगा, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, क्योंकि ये देश बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। अभी तक साथ हैं तो साथ हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था जब 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था और उस समय क्वाड को महत्व नहीं दिया था। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत, जापान यहाँ साथ आ सकते हैं। अब जापान की बात करें तो जापान में पॉलिटिकल तौर पर थोड़ी अस्थिरता जरूर है, लेकिन अभी जो सत्ता में आई है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट हो या फिर कई रणनीतिक साझेदारियां हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या अन्य जगहों पर हो, अंडमान निकोबार में हो। तो यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा था कि जापान की सत्ता में कौन आता है। जापान की सत्ता में आई है पहली महिला
प्रधानमंत्री सुनो तकाइची। ये जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक की नई नेता है और 4 अक्टूबर को इन्होंने जीता और जीतकर ये इस मुकाम पर पहुंची है। पर इसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है और भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ना बड़ी रफ एंड टफ अंदाज के लिए जानी जाती हैं, बाइकर रह चुकी हैं। इसके अलावा एक बेहद खास शख्स की ये शिष्य रही हैं और वो हैं जो पीएम मोदी के बहुत ही बढ़िया वाले दोस्त हुआ करते थे। तकाइची ने अलग अलग कार्यकाल में कई मंत्रियों के पद भी संभाले हैं और तकाची शिंजो आबे की शिष्या रह चुकी है और तकाची का मानना शिंजो आबे के सिद्धांतों पर चलना है, यानी वो शुरू से आबे की आबेनोमिक्स से प्रेरित हैं। उनका मानना है कि आबे ने जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों पर चलना चाहिए, हमें सस्ता उधार देना चाहिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, हाई लेवल का सोशल खर्च करना चाहिए। इसके अलावे वो सबसे बड़ी चीज कहती हैं कि उनके संविधान के आर्टिकल 9 को संशोधित करना बहुत जरूरी है। अब इस आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 वही है जिसमें कहा जाता है कि जापान को अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियार और अपने सैन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, इनके साथ दिक्कत क्या है? इनके साथ दिक्कत एक ही है, वो अप्रवासन विरोधी हैं। अगर घुसपैठिए हैं, माइग्रेंट्स है, आकर बस गए हैं और वो गलत तरीके से बसे हैं तो उनको बाहर निकालना है, ये इनका मानना है। इसी वजह से इन्हें लेडी ट्रम्प भी कहा जाता है। अब देखना है कि जापान में तकाइची किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। भारत के लिए ये अच्छी बात है, शिंजो आबे का पॉलिसी लेकर अगर कोई आया है तो इसका मतलब है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे ही होंगे। जापान में तकाइची का प्रधानमंत्री बनना खुद में एक मील का पत्थर है, क्योंकि कोई भी महिला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पद तक नहीं पहुंची है। जापान की राजनीति हमेशा पुरुष प्रधान रही है और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 20% के आसपास है। कैबिनेट में कभी कभी 2-3 महिलाएं होती है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं ने मंत्रिमंडल में भूमिका निभाई है, जैसे कि ओरिको कोइजुमी, लेकिन बहुत कम। अब जाकर ये बनी है तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या होता है, पर माना जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। भारत जापान के संबंध पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं और शिंजो आबे के कार्यकाल में ये बहुत तेजी से बढ़े भी, जिस कार्यकाल में भारत को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया जापान ने। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।